नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे क्लास में स्वागत है। आज की हमारी जो क्लास है वो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की इतिहास विषय में दूसरी क्लास है। कल हमने मौर्य वंश के बारे में सामान्य परिचय तथा चंद्रगुप्त के बारे में जानकारी ली थी और आज हम मैगस्थनीज के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि चंद्रगुप्त के प्रशासन उनके बारे में मौर्य वंश की जानकारी जो है हमें मैगस्थनीज की पुस्तक जो है इंडिका उससे हमें मिलती है। तो कल जो है हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। कल हमने मौर्य वंश का प्रशासन मतलब सामान्य परिचय जाना था कि किसने मौर्य वंश की स्थापना कब की थी। तो बताइए मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी। तो मौर्य वंश की स्थापना जो है 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो है पूरे भारत पर शासन था। तो आइए कल हम लोगों ने इनकी विजय के बारे में पढ़ लिया था और सेल्यूकस निकेटर जो यूनानी जो था वो आया हुआ था और उसने आक्रमण किया, जिसे चंद्रगुप्त ने हरा दिया था। और उसका जो राजदूत था मैगस्थनीज, उसने अपने राजदूत के रूप में भेजा था। उसने मैगस्थनीज को जो है अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। तो आइए आज हम मैगस्थनीज के बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, मैगस्थनीज के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया है कि मैगस्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर के क्या है, राजदूत हैं, और जिन्हें सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा था। ठीक है, आइए देखते हैं मैगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र भारत का सबसे बड़ा नगर है। यह गंगा एवं सोन नदियों के तट पर बसा है। जैसे कि ये जो जानकारी जो है हमें मैगस्थनीज के बारे में कहाँ से मिलती है, ये मैगस्थनीज की पुस्तक है इंडिका। उसमें इन्होंने मौर्य वंश के प्रशासन और ये चंद्रगुप्त के बारे में जो है ये अपनी सारी जानकारी इन्होंने लिखी है। तो उसी से हमें मौर्य वंश के बारे में जो है जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इन्होंने जो अपनी पुस्तक जो इंडिका में इन्होंने बताया है कि जो पाटलिपुत्र है, यानी पाटलिपुत्र क्या है, मगध, यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना कहाँ की थी, कहाँ के शासक ये बने थे, मगध के शासक बने थे। और मगध की राजधानी क्या है, पाटलिपुत्र। तो ये पाटलिपुत्र को बताया है इन्होंने कि पाटलिपुत्र जो है भारत का सबसे बड़ा नगर है। यह गंगा एवं सोन नदियों के तट पर बसा है। मतलब कि जो ये पाटलिपुत्र है वो गंगा और सोन नदियों के तट में किनारे पर बसा हुआ है। आगे देखिए, यह नगर 9.5 मील लंबा तथा 1.25 मील चौड़ा है। कितने मील लंबा और कितने मील चौड़ा है, तो ये जो नगर था वो 9 मील लंबा तथा 1.25 मील चौड़ा, 9 मील लंबा और 1.25 मील क्या है, चौड़ा है। फिर आगे क्या लिखते हैं मैगस्थनीज लिखा है कि चंद्रगुप्त के राजभवन पाटलिपुत्र नगर में बने हुए थे। मतलब इनका राजभवन, भाई राजा का एक महल होता है तो वो कहाँ बना हुआ था, पाटलिपुत्र में बना हुआ था। राजभवनों के चारों ओर सुंदर उद्यान तथा सरोवर थे। भाई इन राजभवनों के चारों ओर ये क्या बनवाया करते थे, सुंदर उद्यान मीन्स बाग बगीचे, तथा सरोवर मीन्स होता है तालाब। यानी ये अपने महल के चारों ओर सुंदर, भाई उसको सुंदर देखने में भाई आकर्षक इनका राजमहल लगे, तो उसके आगे उसको सुंदर बनाने के लिए क्या करते थे कि चारों तरफ जो है सुंदर बाग बगीचे बनवा दिया करते थे। और क्या बनवाते थे, सरोवर मीन्स तालाब, यानी तालाब बनवाया करते थे। आगे देखिए, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था के बारे में लिखा है कि नगर का प्रबंध 30 सभासदों की एक समिति द्वारा होता था। अब आगे क्या ये बताते हैं कि वहां पाटलिपुत्र की मतलब मौर्य जो वंश था उसके शासन व्यवस्था के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। तो इन्होंने बताया है कि पाटलिपुत्र की जो शासन व्यवस्था है उसमें क्या था कि उसमें जो नगर का प्रबंध था वो कितने सभासदों की एक समिति द्वारा होता था, 30 सभासदों की समिति, एक समिति थी भाई सभासदों। मतलब जैसे जिस तरह से हमारे यहाँ मतलब गवर्नमेंट में क्या होता है कि मंत्री नियुक्त किए जाते हैं, ऐसे उस समय क्या किए जाते थे, नियुक्त सभासद। तो भाई उस समय 30 सभासद की क्या थी, एक समिति थी। और जो यह समिति थी वो 6 उप समितियों में क्या थी, विभक्त की। कितनी समितियों में विभाजित थी, उप समितियों में 6 में। अब क्या होता था कि प्रत्येक उप समिति में 5 सदस्य होते थे। मतलब कितनी उप समितियों में, प्रत्येक उप समिति में कितने सदस्य होते थे, 5। और वो समिति बटी कितनी में थी, 6 उप समितियों में। और प्रत्येक उप समिति में कितने सदस्य होते थे, 5। ठीक है,
अब आगे देखिए, इन्होंने बताया है कि प्रत्येक समिति अलग अलग कार्य देखती थी। भाई जाहिर सी बात है कि जो भी समिति बनाई जाएंगी तो उनका कार्य भी हम लोग डिवाइडेशन कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि हमारे जो काम है बेहतर तरीके से होते रहें। तो वही इन्होंने भी किया था कि प्रत्येक समिति का जो है कार्य क्या कर दिया था, अलग अलग कर दिया था। पहली समिति समिति कला कौशल का, दूसरी विदेशियों की देखभाल, तीसरी जन्म मरण का हिसाब, चौथी व्यापार का प्रबंध, पांचवी व्यापारियों की वस्तु के क्रय विक्रय तथा छठी कर अथवा चुंगी वसूल करती थी। मतलब इन्होंने समितियों के जो है कार्य बताए। यानी पहली समिति का कार्य क्या था, कला कौशल, भाई राज्य में कहाँ क्या कला का क्या विकास करना है और लोगों को उसमें कैसे प्रोत्साहन करना है, तो वो कार्य किसका था, पहली समिति का था। दूसरी समिति का क्या कार्य था कि विदेशों की देखभाल, मतलब विदेशों से जो हमारा लेन देन होता है, आदान प्रदान वस्तुओं का होता है, क्रय विनिमय होता है, तो उसका जो है देखभाल कौन सी समिति करती थी, दूसरी समिति करती थी। जबकि तीसरी जो समिति थी वो जन्म मरण का हिसाब रखती थी। क्योंकि भाई हमें अगर कहीं का शासन करना है तो सबसे पहले तो हमें वहाँ की पॉपुलेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कितने लोग मतलब कितने लोग हैं और कितने लोगों का, जैसे कि हम लोग के यहाँ भी क्या होता है, अब के टाइम में भी जो है जनगणना की जाती है, हर 10 साल बाद क्या की जाती है, जनगणना की जाती है। ऐसे ही उस समय भी जो है जन्म मरण का हिसाब रखती थी। तो वो किसका काम था, तीसरी समिति का था। चौथी समिति का क्या कार्य था, व्यापार का प्रबंध करती थी, यानी ये व्यापार की देखभाल, व्यापार से संबंधित थी। और पांचवी जो समिति थी वो व्यापारियों की वस्तुओं के क्रय विक्रय का कार्य देखती थी। पांचवी समिति किसके का कार्य देखती थी, व्यापारियों की वस्तुओं का क्रय विक्रय। और जो छठी समिति थी उसका प्रमुख कार्य क्या था कि वो कर अथवा चुंगी वसूल करती थी। कर का मतलब क्या होता है, जैसे कि टैक्स, जैसे हम लोग भी टैक्स देते हैं, भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है वो भी अपना टैक्स देता है। और जैसे हम लोग बहुत तरीके के टैक्स देते हैं, कुछ डायरेक्ट टैक्स देते हैं, कुछ इनडायरेक्टली टैक्स देते हैं, जैसे होम टैक्स हो गया, ठीक है, मतलब हर चीज़ पे हम लोग टैक्स देते हैं। उसी समय क्या करती थी जो छठी समिति थी वो कर और चुंगी वसूल करती थी, ठीक है। सामूहिक रूप से नगर की समितियों के सदस्य नगर की सुव्यवस्था के लिए उत्तरदायी होते थे। मतलब कि क्या है भाई, इन समितियों की मतलब ये क्यों बनाई गई थी, इनका जो बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था कि जो नगर का प्रशासन है यानी उसकी सुव्यवस्था के लिए ही ये उत्तरदायी थी। इसीलिए बनाया गया था कि भाई नगर का जो प्रशासन या वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से चलती रहे, किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये हमें जो जानकारी है यानी कहाँ से मिलती है, मौर्य वंश के बारे में मैगस्थनीज की इनकी पुस्तक जो है वो, उसका नाम क्या है, इंडिका। और ये इसको आप हमेशा याद रखिएगा, मैगस्थनीज की पुस्तक क्या है, इंडिका, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपको कंपटीशन एग्जाम में भी देखने को मिलता है और आपके इस सब्जेक्ट में भी महत्वपूर्ण है। यानी आपका एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि मैगस्थनीज की पुस्तक कौन सी है या इंडिका किसकी पुस्तक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिका पुस्तक के राइटर कौन है, मैगस्थनीज, ठीक है। अब आइए हम मौर्य प्रशासन के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। तो मौर्य प्रशासन, चंद्रगुप्त मौर्य एक महान विजेता साम्राज्य संस्थापक होने के साथ साथ एक अत्यंत कुशल शासक भी था। उसके शासन की जानकारी हेतु दो प्रमुख साधन हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र व दूसरा जो है यूनानी लेखकों के विवरण। यानी मतलब मौर्य प्रशासन के बारे में जो है हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, एक तो सबसे पहले जो है हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है, दूसरा किससे हमें मिलती है, यूनानी लेखकों के विवरण से, ठीक है। जैसे जो हमारा मैगस्थनीज जो है लेखक है वो कौन सा है, यूनानी लेखक है, ठीक है। तो मतलब इसमें बताया गया है कि चंद्रगुप्त एक महान विजेता तो थे ही, उसके साथ साथ वो एक बहुत ही कुशल शासक भी थे। और ये जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र किसने लिखा, ये कौटिल्य ने लिखा। किसकी पुस्तक है अर्थशास्त्र, कौटिल्य की। यानी कौटिल्य का दूसरा नाम हमने आपको कल क्या बताया था, चाणक्य, जो कि क्या थे, चंद्रगुप्त के गुरु थे। तो जो ये अर्थशास्त्र है वो राजनीतिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ठीक है। मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका का भी जो है बहुत बड़ा महत्व है। जैसे कि हमने आपको बताया है कि मैगस्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका, इसमें ये मौर्य प्रशासन के बारे में वर्णन दिया है, ठीक है। आइए हम मौर्य शासन प्रबंध का जो है संक्षिप्त वर्णन
देखते हैं कैसे ये व्यवस्थित किया गया था। जैसे सबसे पहले जो है, जैसे हम लोग के टाइम में भी है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है, ऐसे ही उस समय भी मतलब उनका भी जो प्रशासन था, शासन था, वो दो तरीके से, दो स्तरों पे कार्य करता था। एक तो जो था केंद्रीय, उसमें एक तो केंद्रीय स्तर पर कार्य होता था, दूसरा क्या होता था, प्रांतीय स्तर पर कार्य होता था, शासन होता था। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले जो है केंद्रीय शासन के बारे में जानकारी लेते हैं। चंद्रगुप्त की शासन व्यवस्था एक तांत्रिक थी, जिसमें सम्राट ही संपूर्ण शासन का प्रधान था। इसमें बताया गया है कि चंद्रगुप्त की जो शासन व्यवस्था थी वो कैसी थी, एक तांत्रिक। एक तांत्रिक मतलब जिसमें क्या है कि जो सम्राट था, मतलब चंद्रगुप्त थे यानी राजा था, उसका ही सबसे अहम रोल होता था। ठीक है, मतलब शासन का जो प्रधान कौन था, वो चंद्रगुप्त था। राज्य में उसी का अनुशासन एवं नियंत्रण रहता था। राजा प्रजा को अपनी संतान समझता था और उनके सुख दुख के लिए उत्तरदायी समझा जाता था। इसके लिए उसे कानून निर्माण, शासन, न्याय तथा सेना की सुव्यवस्था करनी पड़ती थी। भाई एक तांत्रिक शासन था, तो इसमें क्या है कि भाई राजा उस समय क्या था, अपनी प्रजा को संतान समझता था। भाई राजा क्या है, राजा एज ए हमारे लिए हमारे पिता के समान है। भाई हम प्रजा हैं, तो हमारे जो पिता हैं वो कौन हुआ, राजा, और हम क्या हुए, उनकी संतान हुए। तो उस टाइम में जो है राजा क्या होता था, वो अब प्रजा को अपनी संतान समझता था और उनके सुख दुख के लिए उत्तरदायी कौन होता था, राजा ही होता था। भाई आज अगर हमें किसी प्रकार की समस्या है तो उसका उत्तरदायी कौन है, शासन। शासन अगर चाहे तो सब कुछ ठीक कर सकता है। ठीक है, आगे देखिए, जिसके लिए भाई अब सुख दुख के लिए उत्तरदायी था, तो अब सब कुछ अच्छा करने के लिए क्या करना पड़ता था, उसे कानून का निर्माण भी करना पड़ता था, शासन करना पड़ता था, न्याय तथा सेना की जो है सुव्यवस्था अच्छे से करते थे। ठीक है, आगे देखिए, शासन के कार्यों में राजा की सहायता के लिए मंत्री होते थे। सम्राट 5 प्रमुख विषयों पर मंत्रियों की सलाह लेता था: देश रक्षा तथा विदेशों से संबंध, राज्य के आय के साधन, किसी कार्य का समय तथा स्थान का निर्धारण, आकस्मिक आपत्तियों के लिए व्यवस्था करना तथा कार्य सिद्धि अर्थात शासन का सुचारू रीति से चलाना। ठीक है, मतलब क्या था कि भाई राजा तो प्रधान था ही, लेकिन अब शासन में क्या होता है कि किसी एक लोगों का ही और लोगों क्या करते हैं, उसमें प्रधान तो राजा होता है, पर जो है कार्यों को करने के लिए यानी किस तरीके से किया जाए, तो उसके लिए लोग जो है सलाह राजा जो है अन्य व्यक्तियों से लेता था। तो वो क्या था कि 5 विषयों पर जो है अपने मंत्रियों से सलाह लेता था। वो 5 विषय कौन कौन से थे, देश रक्षा तथा विदेशों से संबंध, यानी देश रक्षा और विदेशों से संबंध के विषय में जो है वो अपने मंत्रियों से सलाह लेता था। दूसरा क्या था कि राज्य के आय के साधन के संबंध में, और तीसरा किसी कार्य का समय तथा स्थान के निर्धारण में, और चौथा आकस्मिक आपत्तियों के लिए व्यवस्था करना, और पांचवा जो है कार्य सिद्धि अर्थात शासन का सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है राजा जो है मंत्रियों से सलाह लेता था। ठीक है, शासन की सुविधा के लिए जो है केंद्रीय शासन कई विभागों में विभक्त था, जिन्हें क्या कहते थे, तीर्थ कहते थे। और प्रत्येक विभाग का क्या होता था, एक अध्यक्ष होता था, जो क्या कहलाता था, अमात्य कहलाता था। ठीक है, यानी भाई हमें अगर किसी मतलब शासन को सुचारू रूप से चलाना है तो हमें उसको छोटे छोटे मतलब कार्य जो है, कार्यों का जो है हमें विभाजन करना होगा उसके लिए, और प्रत्येक कार्य के लिए जो है हमें एक विभाग का गठन भी करना होगा। ठीक उसी प्रकार उस टाइम भी जो शासन था उसके लिए कई विभाग जो है नियुक्त कर दिए गए थे, गठित कर दिए गए थे। ठीक है, और प्रत्येक विभाग का क्या कर दिया जाता था, एक अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता था, जो क्या कहलाता था, अमात्य कहलाता था। अमात्य का प्रमुख कार्य क्या था, कार्य जो था वो था कर वसूलना तथा सेना का संचालन। कर वसूलना किसका कार्य था, अमात्य का था, जबकि सेना का संचालन जो है स्वयं सम्राट यानी शासक ही करता था, राजा ही करता था। सेना का जो है सर्वोच्च अधिकारी पदाधिकारी सेनापति होता था। ठीक है, चंद्रगुप्त की सेना चतुरंगड़ी थी, जिसमें हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल सैनिक सम्मिलित थे। मतलब चंद्रगुप्त की सेना चतुरंगड़ी के मतलब क्या था, इसमें जो है 4 तरीके की सेना थी, जिसमें क्या था, पहले मतलब हाथी वाली भी सेना थी, घोड़े वाली भी सेना थी और रथ वाली भी सेना थी, जबकि और चौथी जो है वो पैदल सेना भी थी। ठीक है, उसके पास जो है एक जल सेना भी थी। मतलब भाई देखिए हर देश के पास एक जल सेना होती है, जैसे हमारे देश के पास भी एक जल सेना है, ऐसे ही उस समय भी चंद्रगुप्त के पास भी क्या था, एक जल सेना थी। सेना का प्रबंध जो है एक मंडल करता था और इस मंडल में जो है कुल 30 सदस्य होते थे। ठीक है,
तो ये तो है, आज हम लोगों ने केंद्रीय शासन के बारे में जाना। अब नेक्स्ट क्या है, प्रांतीय शासन। ठीक है, आइए देखते हैं। अब प्रांतीय थोड़ा सा इसमें हम और देख लेते हैं केंद्रीय शासन में जो है, यहाँ से चंद्रगुप्त क्या था, बहुत ही एक कुशल बुद्धि का शासक था। तो उसने क्या किया, उसने अपनी प्रजा के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए। उसने यातायात की सुविधा के लिए मार्गों का निर्माण कराया, उनकी सुरक्षा की जो है पूर्ण व्यवस्था की, सिंचाई की सुविधा के लिए झीलों तथा सरोवरों का निर्माण करवाया था। उसने जो है अनेक चिकित्सालय भी खुलवाए थे। शिक्षा की समुचित व्यवस्था उन्होंने अपने साम्राज्य में की थी। मतलब चंद्रगुप्त ने जो है वो सारे कार्य किए थे जो आज के समय में हो रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, चंद्रगुप्त का शासन अत्यंत सुव्यवस्थित तथा सुसंगठित था, अतः सेना तथा शासन पर उसे अधिक धन व्यय करना पड़ता था। गांव से धन प्राप्त करने के दो साधन थे, भाग तथा वली। मतलब क्या था कि भाई देखिए, सेना तथा शासन, अगर किसी देश का हमें अच्छे से मतलब व्यवस्थित और सुसंगठित करके चलना है, तो हमें क्या करना, हमारी सेना भी बहुत अच्छी होनी चाहिए और हमारा शासन भी बहुत अच्छा होना चाहिए। जिस देश की सेना अच्छी होगी तो वहाँ माना जाता है कि वो देश बहुत शक्तिशाली होता है। ठीक है, तो क्या होता था कि चंद्रगुप्त जो है अपनी सेना पर बहुत ही अधिक धन व्यय करते थे। अब ये जो है गाँव से धन दो तरीके से प्राप्त करते थे। क्या था, दो साधन क्या थे, भाग तथा बलि। अब ये भाग तथा वली क्या थे, ये क्या थे कि ये भूमि की उपज का जो है छठा भाग था। ठीक है, भूमि कर एकत्रित करने वाले अधिकारी जो हैं क्या कहलाते थे, अग्रम कहलाते। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि भूमि कर एकत्रित करने वाले अधिकारी को मौर्य वंश में क्या कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था, अग्रम। ठीक है, आगे देखिए, दार्शनिकों, विद्वानों, वृद्धों, रोगियों, आपदाग्रस्तों तथा अपाहिजों की भी सहायता राजकोषीय कोष से की जाती थी। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं प्रांतीय शासन। इन्होंने प्रांतीय शासन कैसे व्यवस्थित किया। चंद्रगुप्त का साम्राज्य अत्यंत विशाल था, अतएव शासन की सुविधा के लिए उसने साम्राज्य को कई भागों में प्रांतों में विभक्त कर दिया था। प्रत्येक प्रांत कई आहारों तथा विषयों में विभक्त था। प्रांतों का प्रबंध सम्राट अपने महामात्रों की सहायता से स्वयं करता था। दूरस्थ प्रांतों के लिए राजकुमारों को नियुक्त किया जाता था। जैसे कि हम जानते हैं कि जो चंद्रगुप्त जो है, इनका शासन पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण यानी संपूर्ण भारत पर था इनका शासन। अब भाई इतने बड़े देश को चलाने के लिए मतलब केंद्रीय स्तर पर तो हम उसकी व्यवस्था कर नहीं सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया था कि अपने सारी सुविधाओं को देने के लिए लोगों को, इन्होंने जो है अपने शासन को क्या कर दिया था, दो स्तरों में बांटे थे। एक तो केंद्रीय स्तर और दूसरा क्या था, प्रांतीय स्तर, और आगे आप पढ़ेंगे स्थानीय शासन। तो प्रांतीय शासन में इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने जो है साम्राज्य को जो है कई प्रांतों में विभक्त कर दिया था। ठीक है, और इन प्रांतों के लिए क्या है, विशेष रूप से इन्होंने राजकुमारों को भी नियुक्त किया था। ठीक है, अब देखिए स्थानीय शासन। स्थानीय शासन में क्या किया गया, तो आइए देखते हैं। गांव का शासन तथा न्याय ग्रामीण किया करते थे। मतलब गांव, भाई देखिए कोई भी समस्या है तो पहले हमें उसे क्या करना चाहिए, छोटे स्तर पर ही सॉल्व कर लेना चाहिए। अगर छोटे स्तर पर ना सॉल्व हो तो हमें उससे ऊपर जाना चाहिए, अगर वहां भी ना सॉल्व हो तो हमें ऊपर जाना चाहिए। जैसे कि पहले क्या होता है, जैसे अभी भी हम लोगों के क्या होता है गांव साइड में, कि अगर कोई झगड़ा मामूली या दो लोगों के बीच में, दो घरों के बीच में हो जाता है, तो वो जो नॉर्मल झगड़ा होता है, तो गांव के लोग कोशिश करते हैं कि वहां पंचायत बुलाकर उस झगड़े का वहीं निपटारा कर दिया जाए। और इन केस अगर ऐसा नहीं होता तो वो पुलिस का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही पहले यहाँ भी था कि गांव का जो शासन जो था तथा न्याय वो ग्रामीण किया करते थे। मतलब ग्रामीण लोग ही किया करते थे। ग्रामीण के ऊपर क्या होता था, गोप होता था, जिसके नियंत्रण में 5 से 10 गांव हुआ करते थे। ठीक है, गांव का प्रबंध अत्यंत संतोषजनक था। नगर का प्रधान प्रबंधक नगर अध्यक्ष कहलाता था। नगर के प्रबंध के लिए 6 समितियां होती थी, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। आइए अब हम इन समितियों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, कौन कौन सी समिति थी गाँव में, नगर मतलब गाँव में, तो एक तो थी शिल्प कला समिति। शिल्प कला समिति का कार्य क्या था कि इस विभाग के सदस्य जो हैं शिल्प तथा उद्योग धंधों का निरीक्षण तथा उसका जो है प्रबंध करते थे। दूसरी समिति कौन सी थी, विदेशी यात्री समिति। इसका कार्य क्या था, इसका कार्य था कि
इसका जो है कार्य था विदेशियों को हर प्रकार की सुविधाएं देना था। विदेशी यात्री समिति का कार्य क्या था कि विदेशियों को जो है हर प्रकार की सुविधाएं देना था। तीसरी समिति कौन सी थी? जनगणना समिति। यह समिति जो थी वो जन्म मरण का हिसाब रखती थी, ठीक है। चौथी जो समिति थी वो उद्योग समिति। यह समिति जो है कारखानों में बनी वस्तुओं की क्या करती थी? देखभाल करती थी। और पांचवी समिति जो थी वो थी कर समिति। यह समिति जो है क्या, इसका कार्य क्या था? इसका कार्य था कि विक्रय की हुई वस्तुओं के मूल्य का दशमांश कर के रूप में वसूल करती थी। भाई जितनी वस्तु जो विक्रय हो जाती थी, बिक जाती थी, तो उसमें से कुछ परसेंटेज क्या करती थी ये कर के रूप में जो है वसूल कर लिया करती थी। दशमांश मतलब किसी वस्तु का जो है उससे जितने की वो बिकी है उसका 10वां भाग, ठीक है, वो कर के रूप में वसूल कर लेती थी। आगे देखिए और कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? वाणिज्य समिति। इसका काम क्या था? इसका काम था नाप तौल का निरीक्षण करना, विक्रय की वस्तु का भाव निश्चित करना तथा माप का समुचित प्रबंध करना इसका जो है प्रमुख कार्य था, ठीक है। तो आज की क्लास में जो है हमने क्या पढ़ा? मेगास्थनीज के बारे में पढ़ा और क्या नाम, मौर्य वंश के प्रशासन के बारे में पढ़ा। यानी ये जो हमें मौर्य वंश के प्रशासन की जानकारी जो है हमें कहाँ से प्राप्त होती है? इसको प्राप्त करने के जो है हमें दो साधन उपलब्ध हुए। एक तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र और दूसरे क्या है? मेगास्थनीज की इंडिका। उसके अनुसार मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार जो है हमें पता चलता है कि मौर्य वंश का जो प्रशासन था वो 3 स्तरों में बटा था। पहला स्तर कौन सा था? केंद्रीय स्तर, दूसरा प्रांतीय स्तर और तीसरा क्या था? ग्राम मतलब प्रांतीय और केंद्रीय स्तर, प्रांतीय स्तर और तीसरा क्या था? हमारा स्थानीय शासन, ठीक है। तो कल की क्लास में जो है, आज तो हम लोगों ने मौर्य वंश के प्रशासन के बारे में पढ़ा है और कल हम मौर्य वंश के क्या नाम, उत्तराधिकारियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद। देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं कल